क्या हुआ मधु, बड़ी परेशान नजर आ रही है। क्या बताऊं माँ जी, आज भी मेरी चाट नहीं बिकी। बहू, चाट का काम तो जब मेरा बेटा गया था ना तभी खत्म हो गया था। तुझे तो मैंने पहले ही कहा था कोई और काम कर ले, लेकिन तू माने तब ना। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आज नहीं तो कल मेरी चाट जरूर बिकेगी। बहू, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे मरे हुए बेटे के बच्चों को मैं अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। माँ जी ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, आज नहीं तो कल हमारा काम पहले जैसा जरूर चलेगा। आज भले ही मैं खाली हाथ आई हूँ, लेकिन कल जरूर पैसे लेकर लौटूंगी। मधु का पति गिरीश चाट का ठेला लगाता था। उसकी चाट खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, मगर कुछ दिन पहले एक बीमारी के कारण गिरीश की मौत हो गई और घर खर्च चलाने के लिए उसकी पत्नी ने उसका ठेला संभाला। गिरीश ने उसे चाट बनाना सिखा दिया था। पहले तो उसकी चाट खूब बिकती, पहले की तरह ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगती थी। बहन मुझे कुरकुरे चाट देना। बस 2 मिनट रुको भैया, अभी बना देती हूँ। सबको अपनी अपनी पसंद की चाट मिलेगी। शुरुआती दिनों में तो उसकी चाट खूब बिकी, मगर कुछ समय बाद जब उसके ठेले के सामने रमेश ने चाट का ठेला लगा लिया तो सब उसके ठेले पर ही जाकर चाट खाने लगे। अब तो मधु जो भी चाट का सामान बनाकर लाती वो सब बेकार जाता। ये देख मधु मन ही मन कुढ़ती रहती, हे माता रानी, इस गरीब विधवा पर कुछ तो दया करो। अगर मेरी थोड़ी सी भी चाट बिक जाए तो मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा। लेकिन उस रोज भी उसकी चाट नहीं बिकती और उस दिन वो खाली हाथ ही घर आती है। उसका लटका हुआ मुंह देख उसकी सास उससे कहती है, बहू, आज भी तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, आज भी चाट नहीं बिकी ना? नहीं माँ जी, लेकिन अभी भी मेरा हौसला नहीं टूटा। आज नहीं तो कल मेरी चाट जरूर बिकेगी। एक दिन बहू ऐसा ना हो कि ऐसे ही सब खत्म हो जाए और हम सबको हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़े। ये कहकर बूढ़ी सरला अपने पोते पोती की तरफ देखकर रोने लगती है। तभी मधु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माँ जी, इस तरह तो आप मेरा भी हौसला तोड़ रही हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब मधु चाट का ठेला लगाकर सारा सामान तैयार कर लेती है, तब रमेश उससे कहता है, अरे क्यों बेकार में ये ठेला लेकर चली आती है? तेरी चाट बिकने वाली तो है नहीं। अरे तू ये काम छोड़ और काम वाली बाई बन जा। इतना घमंड अच्छा नहीं रमेश भाई। आज अगर तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है तो कल मेरा भी अच्छा चलेगा। अरे काम तो तब चलेगा जब कोई तेरी चाट खाना चाहेगा। उस रोज भी मधु जोर जोर से चिल्लाकर सबको आवाज लगाती है, चाट ले लो, चाट, कुरकुरे चटपटी चाट, दही भल्ला चाट, पापड़ी चाट। वो बड़ी देर तक आवाज लगाती रहती है, लेकिन फिर भी उसके ठेले पर कोई नहीं आता। शाम को अपना खाली गल्ला देखकर उसे बहुत दुख होता है। निराश होकर मधु ठेला लेकर घर की ओर चलने लगती है। तभी रास्ते में मंदिर के सामने से जब वो गुजरती है तो उसकी सास के वचन उसके कानों में गूंजते हैं और वो ठेला रोककर और रोते हुए माता रानी से कहती है, हे माँ, इस गरीब पर कुछ दया कर, आखिर मेरे बच्चों को भी तो कुछ खाना दे। माँ, मेरा काम अच्छा चला दे ताकि मैं अपने बच्चों को और बूढ़ी सास का पेट पाल सकूं। रोते हुए मधु घर चली जाती है, जहाँ उसकी आंखों में आंसू देख उसकी सास समझ जाती है कि आज भी उसकी बिक्री नहीं हुई और वो रोते हुए कहती है, बहू, जब तुझसे ये काम नहीं हो पा रहा तो तू इसे छोड़ क्यों नहीं देती? बेटी, तू क्यों हम सबको भूखा मारने पर तुली हुई है? तू कुछ और काम क्यों नहीं ढूंढ लेती बेटी? बस कल आखिरी दिन माँ जी, कल भी कमाई नहीं हुई तो मैं ठेला लगाना छोड़ दूंगी। अगले दिन मधु बाजार से ताजी सब्जियां खरीदती है तो सब्जी वाला उससे कहता है, मधु बहन, तुम रोज ताजी सब्जियां ले जाती हो, लेकिन वो रमेश तो घटिया माल ले जाता है चाट के लिए। उसे ले जाने दो काका, लेकिन मैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मधु बाजार में आखिरी उम्मीद के साथ चाट बेचने लगती है। आधा दिन बीत जाता है लेकिन कोई उसके पास नहीं आता। फिर एक बुढ़िया उसके पास आती है और उसे एक मसाले से भरी डिब्बी देते हुए कहती है, ये लो बेटी, इस मसाले को अपनी चाट में डालना, फिर देखो क्या कमाल होता है। लेकिन तुम कौन हो अम्मा? बस अपनी माँ ही समझ लो। ये कहते हुए मुस्कुराते हुए वो बुढ़िया गायब हो जाती है। अम्मा, अम्मा, अरे ये अम्मा कहाँ गई? कहीं ये देवी माँ का कोई चमत्कार तो नहीं? मधु माता रानी का नाम लेकर उसमें से थोड़ा सा चाट मसाला अपनी चाट में डालती है और उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। सभी ग्राहक रमेश के ठेले से हटकर उसके ठेले पर आ जाते हैं। अरे भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार। सुनिए, जल्दी से मेरे लिए 2 प्लेट लगा दीजिए। और मेरे लिए भी। लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण सिर्फ 3 घंटे में ही उसकी सारी चाट बिक जाती है और उसका सारा गल्ला नोटों से भर जाता है। वो माता रानी का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी घर लौटती है।
घर आकर वो सारी बात अपनी सास को बताती है। माँ के मंदिर जाकर वो दोनों उनका धन्यवाद करती हैं। अब मधु के पास माँ का दिया हुआ कभी न खत्म होने वाला चमत्कारी चाट मसाला था, जिससे सभी ग्राहक उसके ठेले की ओर खींचे चले आते हैं और उसकी खूब कमाई होने लगती है। अब वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जानकी, जानकी, मैं जरा खेत की ओर जा रहा हूँ। अच्छा, फसल देखकर आता हूँ। इस बार मैंने खेत में खूब मेहनत की है। इस बार खेत में कई अलग अलग तरह की फसल उगाई है मैंने। उम्मीद है कि फसल अच्छी ही होगी। ठीक है जी, लेकिन आप जल्दी आ जाइएगा और वापसी आते वक्त कुछ तैयार सब्जियां घर भी ले आइएगा। घर में खाने को कोई सब्जी नहीं है। मनोहर घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर जाते ही वो कपकपा जाता है। कपड़े के नाम पर उसने कुर्ता और धोती पहना हुआ था, जिसमें वो बुरी तरह कांप रहा था। वो वापस कांपता हुआ अंदर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप वापस आ गए? बाहर बहुत ठंड है जानकी, बूढ़ी हड्डियां कांप गई, जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। कोई बात नहीं जी, आप चूल्हे के पास आग ताप लीजिए, आपको आराम मिलेगा। आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मुझे इस उम्र में काम नहीं करना पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है जी। वो भयंकर भीषण सर्द रात में अगर मेरा बेटा बहू उस ट्रक की चपेट में ना आते तो आज हमारा भी हंसता खेलता परिवार होता और इस 5 साल के मासूम बिट्टू के सर से माँ बाप का साया नहीं उठता। ये कहकर दोनों की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी बिट्टू जाग जाता है। दादी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मेरा राजा बेटा, ये ले चने भून कर रखे हैं, खा ले। नहीं दादी माँ, मुझे नहीं खाने चने। मेरे सभी दोस्त मेथी के पराठे, आलू के पराठे ये सब खाते हैं, मुझे भी ऐसा ही कुछ खाना है। बिट्टू बेटा, बाहर बर्फ पड़ रही है बेटा, कुछ देर में दिन चढ़ जाएगा तो मैं खेत से जाकर कुछ सब्जियां ले आऊंगा, तब तुम्हारी दादी तुम्हें पराठे बनाकर खिला देगी, ठीक है? ठीक है। मौसम खुलने के बाद मनोहर खेत में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हक्का बक्का रह जाता है। उसकी सारी सब्जियां बर्फ से ढकी हुई थी कि सारी सब्जियां ठंड से गल चुकी थी। ये देख मनोहर खूब रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं क्या बेचूंगा और क्या घर लेकर जाऊंगा? कुछ देर तक रोने के बाद मनोहर खुद को संभालता है और घर लौट आता है और घर आकर सारी बात जानकी को बताता है। ये सुनकर जानकी भी उदास हो जाती है। उधर इस बात से अनजान बिट्टू बाहर अपने दोस्तों के साथ, आज मेरे घर में भी पराठे बनेंगे। दादी माँ ने कहा है वो मुझे भरवा पराठा बनाकर खिलाएगी। मेरे दादाजी खेत से सब्जी लेते हुए आएंगे। मेरे बाबा तो पनीर लाए हैं, आज मेरी माँ मेरे लिए पनीर के पराठे बनाएगी। पनीर के पराठे? बिट्टू उसी समय घर आता है और अपनी दादी से कहता है, दादी माँ, मुझे पनीर के पराठे खाने हैं। बेटा, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तेरे लिए फिर कभी बना दूंगी। आप हमेशा ही यही कहती हो। रो मत बेटा, अभी तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मनोहर बाहर जाता है कि तभी उसे उसका दोस्त रामदीन मिलता है। अरे मनोहर, आज तू बाजार में सब्जियां बेचने नहीं आया? तुझे ही ज्यादा ठंड लग रही है क्या? नहीं भाई, वो क्या है ना, बर्फबारी में मेरी सारी सब्जियां खराब हो गईं और घर में भी कुछ नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, ये ले मेरी टोकरी में ये 3 बैंगन बचे हैं, तू इन्हें ले जा और बिट्टू को सब्जी बना कर खिला। मनोहर वो लेकर घर आ जाता है। जानकी उन बैंगनों से पराठे बनाती है। हालांकि जानकी ने भी बैंगन के पराठे पहली ही बार बनाए थे। फिर उसने वो पराठे बिट्टू को खाने को दिए। अरे वाह दादी माँ, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट है, मुझे और दो ना। हाँ हाँ, ये ले मेरे बच्चे। घर में आटा केवल 5 पराठे का ही था, जिसमें से स्वाद में 3 पराठे तो बिट्टू ही खा गया। फिर 2 पराठे बचे थे। जानकी ने 1 पराठा अपनी थाली में और 1 मनोहर की थाली में रख दिया। वो खाना शुरू करने ही वाले थे कि तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मनोहर ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। देखिए, बाहर बहुत ठंड है, क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रहने देंगे? मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ हाँ बाबा, आइए ना। जानकी अपने हिस्से का बैंगन का पराठा बाबा को खाने के लिए देती है। वाह 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 वाह,
क्या मजेदार पराठा बना है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट और करारा है। क्या मुझे एक और मिल सकता है? साधु बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उस दिन मनोहर और जानकी को भूखा रहना पड़ता है, लेकिन घर आए मेहमान को संतुष्ट देखकर वो बहुत खुश थे। फिर मनोहर बाबा के लिए बिस्तर लगा देता है, जिसमें वो आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाबा, हमें माफ करना, नाश्ते के लिए आपको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इसमें माफी किस बात की, बल्कि मैं तो तुम लोगों का आभारी हूँ। कल तुम लोगों ने अपना भोजन भी मुझे खाने को दे दिया और खुद भूखे रहे। तुम्हारे हाथ के बने बैंगन के पराठे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज के बाद तुम्हारे भंडार कभी खाली नहीं रहेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। फिर बाबा वहां से चले जाते हैं। जानकी, मैं खेत में जा रहा हूँ। खेत साफ करके नई फसल लगानी होगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ जी। साथ में काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। दादा, दादी, मैं भी आपके साथ खेत चलूंगा। अच्छा ठीक है, चल, तू भी चल। तीनों खेत पहुंच जाते हैं। खेत पहुंचकर वो सब हैरान रह गए। खेत में चारों ओर ताजे बैंगन लगे हुए थे। ये चमत्कार कैसे हुआ? कल तक तो यहाँ सारी फसल खराब थी, फिर आज ये ताजे ताजे बैंगन कहाँ से आ गए? मुझे लगता है ये चमत्कार उन बाबा के आशीर्वाद के कारण हुआ है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। वाह, अब तो मैं हर दिन दादी माँ के हाथ के स्वादिष्ट बैंगन के पराठे ही खाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं आज ही तेरे लिए बैंगन के पराठे बनाऊंगी। चलो, इसमें से बैंगन तोड़कर ले चलते हैं। मनोहर और जानकी बैंगन तोड़ने लगे, लेकिन तभी एक चमत्कार और हुआ। वो जितने भी बैंगन तोड़ते उतने ही बैंगन और लगते जाते। अरे, ये तो कभी ना खत्म होने वाले बैंगन हैं। तो कुछ बैंगन लेकर बिट्टू के साथ घर चली जा। तब तक मैं टोकरी में ये ताजे बैंगन बाजार में बेच कर आता हूँ। ठीक है जी। मनोहर बाजार चला जाता है और जानकी अपने लाए हुए कुछ ताजा बैंगन लाला को देकर उसके बदले में थोड़ा आटा ले आती है और घर आकर बैंगन के पराठे बनाने लगती है। मनोहर के खेत में इतने बैंगन होते थे कि बेचने के बाद भी बच जाते थे। जानकी उन बैंगन से पराठे बनाकर बेचना शुरू कर देती है। गांव में उसके हाथ के जादुई बैंगन के पराठे सबको बहुत पसंद आए, जिससे जानकी को खूब कमाई होने लगी। साथ ही मनोहर के ताजे ताजे बैंगन भी बाजार में पहुंचते ही बिक जाते, जिससे उसे भी अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। अब उनकी गरीबी दूर हो गई और वो सब खुशी खुशी